सोचिए, कभी कभी ना सबसे मामूली सी दिखने वाली चीजें सबसे बड़ी कहानियां कह जाती है। और आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। हाँ, बस एक एग्जाम पेपर। पर ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। असल में ये एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि एक देश अपने 5000 साल के लंबे अतीत को आज कैसे देखता है। तो सवाल ये उठता है कि 5000 साल के इतिहास को आप सिर्फ 100 सवालों में कैसे समेट सकते हैं? कैसे? और देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये इस बारे में है कि कौन सी कहानियां चुनी जाती हैं, किन हीरोज को याद रखा जाता है और कौन सी घटनाएं मिलकर किसी देश की पहचान बनाती हैं। चलिए, इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि ये बस सवालों और ऑप्शंस की एक लिस्ट है। लेकिन अगर हम जरा ध्यान से देखें तो हर सवाल एक धागे की तरह है। और जब ये 100 धागे एक साथ बुने जाते हैं तो भारत के इतिहास की एक बहुत ही खास तस्वीर सामने आती है। पता है कौन सी तस्वीर? वो जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाई जा रही है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी प्राचीन भारत से। देखते हैं कि ये एग्जाम पेपर उपमहाद्वीप की पहली सभ्यताओं को हमारे सामने कैसे रखता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि ये परीक्षा प्राचीन भारत के कितने बड़े हिस्से को कवर करती है। हम सिंधु घाटी की उन रहस्यमयी गलियों से सफर शुरू करते हैं, फिर मौर्यों के विशाल साम्राज्य तक पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे नए नए विचारों का जन्म हुआ। हर सवाल सच में हमें इतिहास के एक बहुत जरूरी मोड़ पर ले जाता है। अब देखिए कैसे एक छोटा सा सवाल एक पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। सवाल नंबर 33। ये एक गोदीबाड़े मतलब एक प्राचीन बंदरगाह के बारे में है। अब ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, है ना? ये इस बात का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग कितने ज्यादा एडवांस थे। वो कमाल के प्लानर्स थे, बड़े व्यापारी थे और समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़े हुए थे। और बात सिर्फ एक सवाल की नहीं है। सवाल 39 हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की शानदार खुदाई की याद दिलाता है। सवाल 37 और 64 हमें उस दौर में ले जाते हैं जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार सामने आ रहे थे। और सवाल 38 और 40 वो हमें अशोक महान और उनके धम्म के ऊंचे आदर्शों से मिलवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सवाल एक ऐसे प्राचीन भारत की तस्वीर बनाते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड था, फिलॉसफिकल था और यकीनन बहुत शक्तिशाली भी। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं साम्राज्यों के युग में। ये वो दौर था सुल्तानों का, राजाओं का और उन ताकतों का जिन्होंने एक दूसरे से लड़कर इस उपमहाद्वीप का चेहरा ही बदल दिया। जरा इन पन्नों पर नजर डालिए। जिस तरह से मुगल और विजयनगर साम्राज्यों से जुड़े सवाल भरे पड़े हैं, वो अपने आप में ही ये बताने के लिए काफी है कि इस दौर को कितना अहम माना जाता है। और सही भी है। ये वो समय था जब कला, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। एक उदाहरण लेते हैं। सवाल नंबर 9 जो जीतल के बारे में पूछता है। अब सुनने में ये सिर्फ एक सिक्के का नाम लगता है ना? पर ये सवाल हमें सीधे दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमिक सिस्टम के दिल में ले जाता है। सोचिए, एक स्टैंडर्ड सिक्का, ये एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड पावर का सिंबल होता है। एक ऐसी ताकत जो ट्रेड को कंट्रोल कर सकती थी और अपने राज को दूर दूर तक फैला सकती थी। इस एग्जाम के सवालों में ना दो बड़े कॉम्पिटिटर्स की कहानी छिपी हुई है। एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में सवाल 81 और 83 हमें बताते हैं, और दूसरी तरफ है मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव और अकबर के राज का जिक्र सवाल नंबर 1 में आईने अकबरी के जरिए किया गया है। इन सवालों के जरिए ही स्टूडेंट्स इन दो ताकतवर साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी को समझते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं इतिहास के शायद सबसे अहम मोड़ पर, उपनिवेशवाद का दौर और फिर आजादी के लिए वो लंबा संघर्ष। अच्छा, इस युग की शुरुआत को समझने के लिए ना सवाल नंबर 21 एक बहुत बड़ा क्लू है। इसमें जिक्र है स्थायी बंदोबस्त का। ये सिर्फ कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत के गांवों की इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को जड़ से हिला दिया और इसी ने ब्रिटिश राज की नींव को और मजबूत कर दिया। और फिर संघर्ष शुरू होता है। ये एग्जाम पेपर उस लंबे संघर्ष के हर जरूरी पड़ाव को हमारे सामने रखता है। सवाल 28 हमें 1857 के विद्रोह की चिंगारी तक ले जाता है, जो मेरठ से शुरू हुई। सवाल 72 हमें जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक दिन की याद दिलाता है। फिर साइमन कमीशन का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन का वो जोरदार नारा और आखिर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
हर सवाल एक मील का पत्थर है जो हमें आज़ादी की मंजिल के और करीब ले जाता है। और ये सारी घटनाएं, ये सारी कुर्बानियां हमें एक ही साल की तरफ ले जा रही थीं, 1947। एक लंबे और मुश्किल संघर्ष का अंत और एक नए देश का जन्म। और इस पूरे संघर्ष की जो भावना थी, जो जज्बा था, उसे बाल गंगाधर तिलक के इस एक वाक्य में शायद सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों लोगों की आवाज थी जिसने आज़ादी के आंदोलन में जान फूंक दी। तो इन 100 सवालों के सफर के बाद हमें क्या पता चलता है? ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, ये इतिहास को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है। जब हम इन सवालों को इस तरह से बांट कर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। देखिए, लगभग 45% सवाल उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम पर हैं। इससे साफ पता चलता है कि आधुनिक भारत के बनने की कहानी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद नंबर आता है मध्यकालीन साम्राज्यों का और फिर प्राचीन भारत। तो आखिर में जो कहानी उभर कर सामने आती है वो ये है, भारत एक महान प्राचीन सभ्यता की नींव पर खड़ा है। उसका एक शानदार शाही अतीत रहा है, लेकिन उसकी आज की जो पहचान है वो उस निर्णायक संघर्ष से बनी है जिसने उसे आज़ादी दिलाई। ये एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग कहानी है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, इतिहास वो भी है जिसे हम याद रखना चुनते हैं। हर किताब, हर सिलेबस, हर एग्जाम पेपर एक चुनाव है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये चुनने का मौका किसी को मिले तो वो कौन सी कहानी बताना चाहेगा।